नमस्कार, बंसल न्यूज की खास पेशकश धरोहर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष पारे। हमारा ये सफर और हमारी खोज आज हमें लेकर आई है मंदसौर, एक ऐसा किला जिस पर कई बड़े से बड़े राजाओं ने राज किया, अपना साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन बावजूद इसके यह किला अभेद ही रहा। यह किला अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। इसका सांस्कृतिक वैभव भी है और ऐतिहासिक महत्व भी है, और इसके अलावा ये आस्था का भी एक बड़ा केंद्र बन चुका है। तो चलिए आपको ले चलते हैं मंदसौर जिले के हिंगलाजगढ़ किले की ओर और बताते हैं इस किले से जुड़े हुए कई रोचक रहस्य। चलिए मेरे साथ इस रोमांचक सफर की ओर। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से करीब 160 किलोमीटर दूर और भानपुरा से करीब 26 किलोमीटर की दूरी पर बसा है हिंगलाजगढ़ का किला। ये किला गांधी सागर के घने जंगलों के बीच छुपा हुआ है। पुराने जमाने में ये किला रणनीति, शौर्य और आस्था का बड़ा केंद्र था। इस जगह इतिहास सांसें लेता है। हिंगलाजगढ़ किला बहुत पुराना है। इतिहासकारों का मानना है कि मौर्य वंश के लोग हिंगलाज माता को अपनी कुल देवी मानते थे, इसलिए इस किले में देवी का मंदिर भी बना है। लेकिन असली किला परमार वंश के राजाओं ने बनवाया। बाद में यह किला चंद्रावत वंश और फिर होलकरों के पास चला गया। होलकरों ने इस किले को दोबारा पहचान दिलाई। इस वक्त हम हिंगलाजगढ़ के किले के जिस द्वार पर खड़े हैं उसे सूरज पोल द्वार कहा जाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप तस्वीरों में इस वक्त यहाँ पर प्रतिमा देख रहे हैं वो सूर्य भगवान की प्रतिमा है, और ये कहा जाता है कि इस पूरे किले का निर्माण परमार वंश के राजाओं ने किया था, जो सूर्य के उपासक भी थे। और इस वक्त हमारे साथ में प्रोफेसर प्रद्युमन भट्ट जी हैं, जो बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इस किले का निर्माण करवाया गया था। क्योंकि ये दुर्ग किला है, यानी कि दुश्मन से महफूज रहने के लिए इस तरीके के किलों का निर्माण राजा महाराजा करवाया करते थे, और यही वजह है कि जब यहाँ पर कोई भी दुश्मन आक्रमण करता था तो वो अंदर प्रवेश अगर बात की जाए तो आसानी से नहीं कर सकता था। सर, कितने द्वार हैं इस पूरे किले में? खास तौर पर हम देख रहे हैं कि जो टेक्निक है उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना महफूज ये किला है। दुश्मनों से महफूज रहने के लिए राजा महाराजाओं ने जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया वो कितनी, अगर बात की जाए तो प्रभावशाली थी। सर, आपने बहुत सुंदर सवाल पूछा है। इस किले को चार दिशाओं से चतुर्दिक जो घिरा हुआ है, और तीन तरफ से ये प्राकृतिक जो नदी है, ताकलिक नदी, इससे ये घिरा हुआ है। एक और मात्र जो पाटन द्वार आपने देखा है, उधर से ही इसमें जली थल मार्ग से आया जाता था। बाकी ये पानी से भरा हुआ क्षेत्र जो था, तो यहाँ पर नदी के किनारे किनारे आना आसान नहीं था। तीन तरफ से नदी ने इसको घेरा हुआ है। और इस दुर्ग का निर्माण जब 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी के अंदर हुआ है, पूर्ण दुर्ग का निर्माण हुआ है, तो सामरिक दृष्टि से वो समय कैसा था? उस समय में दुश्मनों को इस किले तक आना ही मुश्किल था। उसके बाद इस पर हमला करके इसको विजय करना और कठिन काम था। अभी तक इसके ज्ञात इतिहास में किसी की दुश्मन ने इसको जीत करके अपने अंडर में रखा हो ऐसा नहीं है। यहाँ के स्थानीय राजाओं ने अपने अंडर में इसको रखा है, बाकी किसी दुश्मन ने इसको जीता हो ऐसा हमारे इतिहास में प्रमाण नहीं आता। और ये सूरजपोल द्वार है, और ये जो सामने देख रहे हैं ये पूर्व दिशा है, और यहाँ से कैथुली तक दोनों पार्टों के बीच में रास्ता बना हुआ था। और इससे आगे जो हमारा ट्रेड मार्ग है, मथुरा से उज्जैन जाने वाला, वो प्राचीन मार्ग वो ये सामने मिला करता था। और इस नदी के दोनों घाटों में रॉक पेंटिंग्स बने हुए हैं, हजारों साल पुराने आदि मानव के चित्र बने हुए हैं, और ये बहुत वैभवशाली दुर्ग रहा। और इसी के समय में जब ये दुर्ग का निर्माण हुआ तो यहाँ पर मूर्ति कला का विकास हुआ है। और यहाँ की जो मूर्ति कला है वो विलक्षण मूर्ति कला है। हम कहें कि गांधार मूर्ति कला, मथुरा की मूर्ति कला या खजुराहो मूर्ति कला, उससे कहीं ज्यादा लावण्य, लोच, सोच और यूं कहूं कि भावात्मक रूप से भाव भंगिमा के साथ मूर्तियों में प्राण डालने की जो चेष्टा की यहाँ के कलाकारों ने की है। तो जो सुंदर समय था, शांति का समय था, मूर्तियां निर्माण होती थी, और जब कोई आपदा आ जाती थी तो सब लोग अपनी सुरक्षा के लिए इस किले के अंदर प्रवेश कर जाया करते थे। माँ हिंगलाज की शरण में रहते थे, और हिंगलाज तो अनादि देवी है, आद्या है, उस मान से ही माँ सबकी रक्षा करती थी। और ये दोहरी दीवार से बना हुआ है
दोहरी दीवार से आना मुश्किल था, और इसको फतेह पाना या जीत पाना तो और ज्यादा कठिन काम था। स्वप्न में भी आज तक किसी ने इसको जीता नहीं है। ये देखिए दोहरी दीवार है, यानी कि सुरक्षा को लेकर कितने ठोस इंतजाम इस किले में किए गए हैं। ये दीवारें कहीं न कहीं गवाही देती है कि कितनी मजबूती के साथ में परमार वंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। सर, अब इतिहास पर भी नजर डालते हैं, कैसे इसकी शुरुआत हुई। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर मौर्य यानी कि मौर्य वंश के कुछ राजा भी आए, उसके बाद में परमार वंश, चंद्रावत वंश और फिर होलकर साम्राज्य के तमाम राजाओं ने यहाँ पर आधिपत्य जमाया। सर, ये इतिहास कैसे चला है, कैसे इसका निर्माण हुआ और उसके बाद में आगे इस किले को, साम्राज्य को आगे बढ़ा। जी सर, आपने बहुत जटिल और सुंदर सवाल पूछा है। इस प्रश्न के बारे में हम जितना ज्यादा अवगाहन करते हैं, पुस्तकों में, सोर्सेस में जाते हैं, उतना ही ज्यादा हमें इसके बारे में गहन जानकारी प्राप्त होती है। तो इस किले के इतिहास के बारे में जब हम अनादिकाल से देखते हैं कि माँ हिंगलाज को समर्पित रहे हैं, तो चारण जाति के लोग जो योद्धा थे, कभी बलूचिस्तान में गए थे, उन्होंने माँ की प्रार्थना की थी और विजय होकर के जो आए थे तो जोत लेकर के यहाँ आए थे। अब कहते हैं वो जोत लेकर के आगे उज्जैन की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन जोत यहीं रुक गई, तो उन्होंने इसी टेकरी के ऊपर, हिंगुल टेकरी के ऊपर नाम दिया हिंगुल टेकरी, और यही माता की ज्योति स्थापित करके और माँ की प्रतिमाओं को स्थापित कर दिया। और उस समय में एक समय था बप्पा रावल का नाम, जो हम चित्तौड़ से जोड़ करके देखते हैं, तो चित्तौड़ में चित्रांगद मौर्य का राज था, और ये जो क्षेत्र पूरा का पूरा सर मौर्य राजाओं के जो सामंत थे उनके प्रभाव में भी रहा है। तो मौर्य यानी कि वही जो मौर्य हैं, दुर्गा सप्तशती में मौर्य का नाम आता है, मौर्यों का नाम आता है, और मौर्यों का नाम हमारे भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के युग से ही बड़ा प्रसिद्ध रहा है। तो हमारे इस मालवा के क्षेत्र में भी 6वीं 7वीं 8वीं शताब्दी में सामंत जो हैं वो मौर्य सामंत रहे हैं, और उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण ये मोड़ी जो पत्तन है, वो मोड़ी पत्तन कहीं न कहीं इस मौर्यों के साथ ही जुड़ा हुआ है। इसलिए 11वीं 12वीं शताब्दी तक, 13वीं शताब्दी तक मौर्यों में, मोड़ी पत्तन में भी हमारे परमाणुओं की उपराजधानी के रूप में इसको जाना जाता है। तो ये क्षेत्र उस तरह से रहा। अब जब 13वीं शताब्दी तक किला निर्मित हो चुका, तो यहाँ पर बीच में हम दिल्ली सल्तनत को देखें या मुगल सल्तनत को देखें, अनेक योद्धाओं का आना जाना यहाँ क्रम रहा, लेकिन किसी ने इसको विजय किया हो या परास्त किया हो यहाँ के राजा को, सामंत को, ऐसा उल्लेख कहीं मिलता नहीं है। हाँ, जीरन के राजा ने यहाँ पर थोड़ी समय के लिए अपना प्रभाव रखा है, और रामपुरा के जो चंद्रावत राजा है, उन्होंने निर्वासित चंद्रावतों की राजधानी, जिसको माना जाता रहा, चंद्रावतों के अधिकार में था। और उसी के साथ रानी अहिल्याबाई का भी आगमन यहाँ हुआ है, और अहिल्याबाई के बाद होलकर के राज्य में जसवंतराव होलकर ने तो इसको अपनी छावनी बनाया था। तो ये सर जीर्णोद्धार का जो श्रेय है वो होलकर राजाओं को जाता है। बिल्कुल सही है, चंद्रावतों ने भी कुछ निर्माण कराया, लेकिन ज्यादातर निर्माण होलकर को श्रेय जाता है, मराठा। तो ये देखिए कि होलकरों ने इसे अपनी छावनी बनाया, और दुर्ग किला चूंकि पहाड़ी पर ये मौजूद है, तो दुश्मन इस पर आक्रमण आसानी से ना कर पाए, इसको लेकर भी पूरी तरीके से यहाँ पर इस किले की जो है वो यह निगाहबंदी की गई है। चारों तरफ से ये किला अगर बात करें तो प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ है, नदियां हैं, पहाड़ है, इसके अलावा प्राकृतिक खाइयां हैं, प्राकृतिक खाई इसमें इसको घेरा हुआ है, और ये मंडेश्वरी नाला और साकरी नदी, ये मिलकर के तीनों तरह से बाहों में जिसको मजबूती से घेर लेते हैं, उस तरह से इन जलधाराओं ने इसको घेरा हुआ था। तो यहाँ पर हमला होने का या इसको जीत पाने का तो स्वप्न ही रहा। बिल्कुल स्वप्न ही रहा। कई महाराजाओं ने कोशिश की कि हिंगलाजगढ़ के इस किले को फतह किया जाए, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम ही रही। तो चलिए इस सफर को और आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं और क्या कुछ विशेषता है हिंगलाजगढ़ के इस अभेद किले की। इस किले में 4 मेन दरवाजे हैं: पाटनपुर, सूरजपुर, कटारपोल और मंडलेश्वरी द्वार। इनमें मंडलेश्वरी द्वार घुड़सवारों के आने जाने के लिए खास तौर पर बनाया गया था। कभी इस दरवाजे पर सैकड़ों मूर्तियां लगी होती थी, आज भी इनके निशान दिखाई देते हैं। हिंगलाजगढ़ के किले में जब आप प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बड़ा कुंड नजर आएगा, जिसे सूरज कुंड के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ पर जब जब राजाओं ने राज किया तो इस कुंड के जरिए ही कहीं न कहीं यहाँ पर पानी की आपूर्ति होती थी। और आज जब बंसल न्यूज की टीम इस किले में पहुंची है तो आपको इस कुंड का भव्य स्वरूप भी दिखा रही है। यहाँ पर बात करें तो परमार वंश के राजा, इसके अलावा चंद्रावत वंश के राजाओं ने राज किया, और उसके बाद में होलकर राजाओं ने जब इसे अपने अधीन में लिया तो इस पूरे किले को फिर से उसका स्वरूप दिलाने की कोशिशें की गई, या यूं कहें कि इसका जीर्णोद्धार किया गया।
और आप ये देखें कि ये सूरज कुंड है जिसकी गहराई 30 से 40 फीट तक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी इसमें पानी है और इसी जलाशय के रूप में इसकी एक अलग पहचान भी है। हमारे साथ में प्रोफेसर प्रद्युमन भट्ट जी हैं जो लगातार बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इस पूरे किले का इतिहास रहा है। वास्तुकला का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण भी कहीं कहीं यहाँ पर ये किला है। सर, ये जो सूरज कुंड है, आप प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हम लोग कहें तो यहीं से शुरुआत होती है इस किले की। स्वागत है सभी का, बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, स्वागत है आपका। और आपने इस महत्वपूर्ण किले के बारे में शुरुआत यहाँ से की है। ये सूरज कुंड है और पूर्व दिशा में जो द्वार है वो सूरज पोल द्वार है। ये पूर्व प्रवेश भी है और इस किले में एक समय में करीब 5000 से ज्यादा आबादी रहा करती थी। उस सब के लिए पेयजल की पूर्ति का ये सोर्स था। अब इस किले के साथ जुड़ा हुआ जो सूरज कुंड है, इस सूरज कुंड की कला आप देख रहे हैं। ये जो बारादरी बनी हुई है, ऊपर नीचे के सारे दरवाजे मिला करके बने हुए हैं और इसी के साथ आप देख रहे हैं कि इससे सिंचाई के साथ जो साधन हुआ था करता था वो भी सारी की जो सीढ़ियां बनी है। कभी कार्तिक महीने में दीपदान हुआ करता होगा तो दीपक जब जलते होंगे, लगते होंगे, बहाई जाती होगी टाटियां, तो कितना सुंदर दृश्य बनता होगा। यहाँ पर माधव के गीत गाए जाते रहे होंगे और परमार राजाओं ने सुंदर से कुंड को बनवाया था। इस कुंड की जो गहराई है उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि करीब 50 फीट तक गहरा है और इसके अंदर अभी भी गर्मियों में अगाध गर्मियों में भी इतना जल, इसका करीब 20 फीट से ज्यादा पानी इसमें भरा हुआ है। ये जो नदी है ताकली नदी, उस ताकली नदी का बेड और इसका बेड बराबर मिला हुआ है, इसलिए कभी भी जल की इसमें कमी आती ही नहीं थी। चाहे 2000 रहो या 5000 रहो या 10,000 आबादी रहो, जल की कोई कमी आने वाली नहीं थी। तो इस तरह से उन्होंने बड़ा वास्तुकला की दृष्टि से सोच करके एक प्राचीन इंजीनियरिंग का ये शानदार उदाहरण है। क्या ये माना जाए, क्योंकि कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं और जैसा हमने गरुड़ मंदसौर के लोगों से सुना भी है कि इसके अंदर आज भी होलकर वंश का कोई खजाना दबा हुआ है। जी जी सर, ये सब सारी बातें हैं। इस किले में आप देख रहे हैं जगह जगह लोगों ने खोदा हुआ है। ऐसा है कि यहाँ पर धन है। वो धन होने के पीछे कारण ये है, कहावतें हैं कि होलकर महाराज ने पूना से लेकर के सतलज तक जो विजय यात्रा अपनी की थी उसमें से अनेक राजाओं को उन्होंने अपना कर्ज टैक्स लेकर उनको छोड़ दिया गया था। फलस्वरूप उनका जो धन है वो कहाँ गया, ऐसा लोग मानते रहे। इसलिए लोगों को आशंका है कि कहीं किले में तो नहीं छुपाया, कहीं गढ़ में तो नहीं छुपाया, कहीं इसे कुंड में तो नहीं है। इस तरह की भ्रांतियां हैं, लेकिन निश्चित है वो समय बीत गया है, सदियां बीत गई हैं। कुछ भी रहा होगा तो रहा होगा, लेकिन आज कला का ये अनमोल खजाना हमारे सामने है। बिल्कुल, कला का अनमोल खजाना ही है। और सूरज कुंड से जब आप प्रवेश करते हैं तो सूरज कुंड की इस खूबसूरत नक्काशी को देखकर आपके जो है वो कदम रुक जाते हैं। और आप देखें कि यहाँ पर चारों तरफ जिस तरीके का आर्किटेक्ट है, उस दौर की इंजीनियरिंग को भी हम सलाम करते हैं। और जब हिंगलाज किले की यहाँ पर रूपरेखा तय की गई होगी, यानी कि जब इसे बनाने की शुरुआत की गई होगी, तो सबसे पहले सूरज कुंड यहाँ पर बनाया होगा, क्योंकि जल की आपूर्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है। और यही वजह रही है कि सूरज कुंड में यहाँ पर साफ तौर पर आप देखें तो एक भव्य स्वरूप है। और चलिए अब आपको हिंगलाज गढ़ के किले के अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से ये किला ना सिर्फ इतिहास से जुड़े हुए तमाम ऐसे तथ्यों और ऐसे कई राजों को अपने आप में समेटे हुए है जो कई बार इतिहास में दर्ज भी हुए या फिर इतिहास में भुला भी दी गए। चलिए मेरे साथ इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। किले में घुसते ही नजर आता है सूरज कुंड। ये एक बड़ा कुंड है जिसका पानी गर्मी में भी नहीं सूखता। कुंड की बनावट और आसपास की नक्काशी देखने लायक है। ये बताता है कि उस दौर में जल संरक्षण को कितनी अहमियत दी जाती थी। इस किले का सबसे ऊंचा हिस्सा है फतेह बुर्ज। ये बुर्ज निगरानी के लिए इस्तेमाल होता था। सैनिक इसी जगह से दुश्मन पर नजर रखते थे। अगर कोई हमला करता तो यहीं से सिग्नल दिया जाता। और इस वक्त हम हिंगलाज देवी के दरबार में आ चुके हैं और इस हिंगलाजगढ़ के किले का नाम इन्हीं माँ के नाम पर पड़ा है। बलूचिस्तान से जो जोत लाई गई थी वो आज जोत इस मंदिर में आज भी जल रही है और उसी के दर्शन के साथ में श्रद्धालु माँ के दरबार में आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर। और ये भव्य दिव्य रूप है महिषासुर मर्दिनी का, जो सालों से यहाँ पर विराजित है। और चलिए यहाँ के इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। सर, ये जो
हम इतिहास देख रहे हैं। सबसे पहले तो हिंगलाज देवी का मंदिर है और इसी से ही इस पूरे किले का नामकरण हुआ होगा। सर, क्या विशेषता है इस पूरे मंदिर की? सर, बहुत सुंदर सवाल। हम जब यहाँ आए हैं माँ के चरणों में विराजने हैं और माता को कोटि कोटि नमन करते हुए, हम प्रणाम करते हुए निवेदन करते हैं कि मूल जो पीठ है, शक्ति पीठ, वो बलूचिस्तान में रहा है और ये बलूचिस्तान भगवान राम का ननिहाल रहा है और भगवान राम के ननिहाल से अनेक संबंध रहे और वहाँ से जब इसकी ज्योति को यहाँ लाया गया था 5वीं 6वीं शताब्दी के आसपास चारण लोग लेकर आए थे और ये ज्योति जब यहाँ से आगे नहीं गई और यहीं स्थापित हो गई तो भगवान की कृपा से, माता जी की कृपा से यहाँ पर इस देवालय का निर्माण हुआ। और ये जो ऊंचाई पर था, उस समय जब किला नहीं बना हुआ था तो हिंगुल टेकरी था और हिंगुल टेकरी पर इस माता जी की स्थापना हुई थी। और उसके बाद फिर भीलों के प्रभाव में भी रहा है, ताकि एक भीलनी की कथा भी विरध में आती है। और परमार काल में तो ये कहें सर कि हमारे परमार राजाओं ने और उस युग के 8वीं से लेकर के 13वीं शताब्दी तक के जो हमारे नरेश रहे हैं, उन्होंने माता की आज्ञा लेकर के, माता से आशीर्वाद लेकर के अनेक रणों में विजय पाई है और माँ भगवती की ये 2 प्रतिमाएं यहाँ पर विराजमान है। अभी में हमारे एक मित्र हमारे आए थे जर्मनी से, मिस्टर शेल्फनर, वो पाकिस्तान के हिंगलाजगढ़ जाके आए थे तो उन्होंने कहा सर मैं बट साहब वहाँ देख कर आया हूँ, 2 वहाँ पिंडियाँ रखी है, 2 पिंडियाँ रखी है। माता जी का नाम तो एक ही है लेकिन पिंडियाँ 2 रखी है और यहाँ पर भी ये 2 प्रतिमाएं हैं। ऐसा क्यों? जो मेरे साथ आए हिंदी बोलते थे वो बहुत अच्छी तरह। तो फिर यहाँ जब मैंने इसका स्टडी किया तो अनेक राजा लोग हमारे जब पाकिस्तान जाते रहे और अभी भी परमिशन लेकर के, वीज़ा लेकर के जब जाते हैं तो उनका ये कहना है, हमारे बीकानेर के राजाओं का, कि ये माता के 2 स्वरूप हैं। एक आंतरिक स्वरूप है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, और एक बहिर् है। बहिर् तो हमको भौतिक वैभव देता है और अंतर जो हमारा हमें माँ का असली स्वरूप का परिचय कराते हुए वो दिव्य जो अनुभूतियां कराता है और यहाँ तक कि भगवान का दर्शन कराकर मुक्ति को पहुंचाता है। तो हमारे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थों की पूर्ति माता के दर्शनों से होती है। ये यहाँ की विशेषता है। जी हाँ, ये विशेषताएं हैं माता के इस भव्य और दिव्य दरबार की। और अगर बात की जाए तो हिंगलाज देवी का प्रभाव है कि यहाँ पर जब आप मनोकामना मांगते हैं तो माँ यहाँ पर खुशियों से झोली भर देती है और आप खाली हाथ नहीं जाते हैं। राजा महाराजा रहे हों, कई बड़े यहाँ पर राजाओं ने इस किले पर राज किया, लेकिन माँ के आशीर्वाद के साथ ही वे आगे काम करते थे और बड़े से बड़े युद्ध में उन्हें विजय की प्राप्ति होती थी सिर्फ और सिर्फ हिंगलाज देवी के आशीर्वाद से। अब बात करते हैं हिंगलाज माता के मंदिर की। ये मंदिर एक शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ माँ महिषासुरमर्दिनी के 2 रूप विराजते हैं। कहते हैं बलूचिस्तान से लाई गई एक ज्योत यहाँ आज भी लगातार जल रही है। श्रद्धालु इस मंदिर को बहुत मानते हैं। हिंगलाजगढ़ कभी मूर्तिकला का बड़ा केंद्र था। आसपास के गांवों में मूर्तिकार रहते थे। वो पत्थर तराश कर खूबसूरत मूर्तियां बनाते थे। आज भी यहाँ एक छोटा म्यूजियम है जहाँ प्राचीन मूर्तियां रखी गई हैं। इस छोटे से म्यूजियम में आपको सैकड़ों साल पुरानी मूर्तियां देखने को मिलेंगी। कुछ देवी देवताओं की हैं तो कुछ राजाओं की और कुछ में आम जीवन की झलक मिलती है। हिंगलाजगढ़ के इस किले में एक ओपन म्यूजियम यानी कि संग्रहालय भी मौजूद है और इस संग्रहालय में रखी हुई हजारों साल पुरानी ये प्रतिमाएं उस दौर की वास्तुकला को भी साफ तौर पर पेश करती है। आप देखें कि इन पत्थरों पर की गई हुई नक्काशी कितनी सुंदर है और उस दौर में भी जिस तरीके से इन पत्थरों को तराशा गया था और एक सुंदर आकार दिया गया था, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हिंगलाज गढ़ के किले में कितनी विशेषताएं रही हैं और मूर्ति कला का एक बड़ा केंद्र रहा है। इन प्रतिमाओं को देखकर, इन अलग अलग सुंदर पाषाण पत्थरों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है। प्रोफेसर प्रद्युमन भट्ट जी हैं जो इस वक्त इस म्यूजियम में मौजूद हैं। सर, हम देख रहे हैं बहुत सुंदर सी ये प्रतिमाएं, अलग अलग स्ट्रक्चर जिनका निर्माण किया गया होगा उस दौर में। क्या कहेंगे सर, या यूं कहें कि ये भारत की संस्कृति की वो पहचान है जो बदलते दौर के साथ में थोड़ी धूमिल जरूर हो रही है लेकिन यशोगान करती हुई नजर आती है। सर, सत्य कहा आपने। हिंगलाजगढ़ का ये जो किला है ये एक समय में कला के लिए जाना जाता रहा है
और मैं तो जितनी बार इसको देख रहा हूँ सर उतनी बार मेरा मन भावुक हो जाता है। मैं देखता हूँ कि ये जो हार्ड स्टोन है, सैंडस्टोन हार्ड तरह का है, बहुत मजबूत तरह का, उसके ऊपर इन्होंने किस तरह से अपना छेनी हथौड़ी चलाई और किस तरह से बारीक कलाकृतियों को इन्होंने अंजाम दिया कि हूबहू जो भावात्मक रूप है इनका, भावनाएं वो बोल रही हैं। जिससे सर हम ये देखें, इसी प्रतिमा को देख लें कि नीचे तो गज है और गज के ऊपर सिंह है, वैभव के ऊपर सिंह है। ये संदेश दे रही है कि यदि हमारे पास वैभव है, लेकिन वैभव के साथ यदि उसके ऊपर पराक्रमी अगर हमारा पुरुष है, राजा है, तो वही इस वैभव की रक्षा कर सकता है। हर मूर्ति इस तरह से कोई न कोई संदेश दिए चली जा रही है। आप देखेंगे ये जो एक एक मूर्तियां हैं, यहाँ पर हम जैन विधि का भी देखेंगे, जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं, हमारे हिंदू जो गॉडेस हैं, देवी देवता हैं, शैव संप्रदाय की, शाक्त संप्रदाय की, और इसे उसमें कहें कि वैष्णव संप्रदाय के अनेक भगवान विष्णु के अनेक अवतारों की मूर्तियों के अलग अलग भाग, मंदिरों के अलग अलग भाग यहाँ पर विद्यमान हैं। और मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, मैं पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे राजस्थान में घुमा हूँ सर, पर इतनी कलाकृतियां एक साथ बिखरी हुई कहीं नहीं है। और हमारे तो चप्पे में, अंचल में, चप्पे चप्पे में इतनी प्रतिमाएं हैं, तो हम उन अनाम कलाकारों को नमन करते हैं जिनके हाथों ने जादुई असर छोड़ा है और कालजयी असर छोड़ा है कि आज तक ये प्रतिमाएं हमारे सामने हैं। और ये प्रमाण है हमारी संस्कृति की जीवंतता का। बिल्कुल, ये हमारा संस्कृति की जीवंतता का प्रमाण है। और आप देखें, इन प्रतिमाओं को देखकर, इन अलग अलग आकार की शिलाओं को देखकर आप अनुमान लगाएं कि कितना वैभवशाली इतिहास हमारा रहा होगा। और उन सब के बीच में कला और संस्कृति की इस परंपरा को आज हम देख रहे हैं, जो बदलते दौर के साथ में, या यूं कहा जाए कि खत्म तो नहीं हुई है, लेकिन वक्त के साथ में धूमिल जरूर हो रही है। लेकिन इन सैकड़ों हजारों अनाम कलाकारों को भी हम नमन करते हैं, जिन्होंने इन पत्थरों को आकार दिया है और हमारी संस्कृति को इन पत्थरों में ढालने का काम भी किया है। आज ये किला एक शांत और ऐतिहासिक जगह बन चुका है, लेकिन अब भी इसकी दीवारें, बुर्ज और मंदिर उस वक्त की कहानियां सुनाते हैं। ये किला कभी किसी राज्य की राजधानी नहीं बना, लेकिन एक मजबूत रणनीतिक चौकी जरूर रहा। हिंगलाजगढ़ का ये किला सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि बीते जमाने की यादों का आईना है। यहाँ आकर आपको इतिहास की महक, कला की सुंदरता और आस्था की शक्ति एक साथ महसूस होगी। अगर आप भी कभी मंदसौर या भानपुरा आए तो इस अनमोल धरोहर को देखने जरूर जाएं। इतना तो तय है कि हिंगलाजगढ़ का यह किला भारतीय संस्कृति और वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है। लेकिन यह किला आक्रांताओं के लिए हमेशा से अभेद ही रहा और यहाँ की संरचना ऐसी रही कि जिसने भी इस किले को भेदना चाहा, उसे असफलता ही हाथ लगी। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। अगली बार फिर धरोहर की इस यात्रा में किसी नए स्थान से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। मेरे साथी राहुल धनगर और जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, मंदसौर।